डॉक्टर्स जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि एम्स की तरह बने, सरकार भी नहीं चाहती है कि एम्स की तरह बने। 25 इंटर्न को हमने सीक्रेट सर्वे कराया, जो प्रैक्टिस करते हैं उनको एनपीए क्यों दिया जाए। हमने सुना है लोग 2-2 बजे रात तक प्रैक्टिस करते हैं। एम्स में 99% डॉक्टर्स तो जरूर कह सकते हैं कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कि डॉक्टरों के एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईडीटीवी इन धनुष और मैं हूं दयानंद राय। रिम्स निदेशक पद्मश्री डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद रिम्स से विदा हो गए। जब वे एम्स से रिम्स में आए थे तो उनकी आंखों में रिम्स को एम्स बनाने का सपना था, लेकिन यह सपना कई वजहों से साकार नहीं हो पाया। ऐसा क्यों हुआ, यह जानने की हमने कोशिश की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सर, रिम्स जो है एम्स की तर्ज पे बना, तो क्या एम्स के तर्ज पे यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित हो पाई? नहीं हो पाई, और उसका बहुत बड़ा कारण डॉक्टर्स का एटीट्यूड है। डॉक्टर्स जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि एम्स की तरह बने, और एक मैं तो कहूँगा कि सरकार भी नहीं चाहती है कि एम्स की तरह बने। सरकार भी नहीं चाहती? नहीं चाहती। अच्छा, क्यों नहीं चाहती? क्योंकि लगता है ना, हमने जिससे आया हूँ तभी से मैं कह रहा हूँ कि सपोर्ट स्टाफ चाहिए, है ना। हॉस्पिटल मैनेजर्स चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चाहिए, स्टोर ऑफिसर चाहिए, अकाउंट्स ऑफिसर चाहिए। एक भी तो नहीं क्रिएट हुआ। अभी शुरुआत की, वो भी कहिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की एक क्रिएटिव थिंकिंग है कि उन्होंने 25 बोला कि आप खुद क्रिएट कर लीजिए। जी भी क्रिएट कर देती है, और विभाग से हम करा करके आप अपने इंटरनल सोर्स से कर दीजिए। तो चलिए, एक रास्ता खुला, लेकिन कितना समय निकल गया तब तक। अब जब वो पोस्ट विभाग से अप्रूव होकर के आएंगे, इंटरव्यू एडवर्टीजमेंट होगा, इंटरव्यू होगा, फिर वो ज्वाइन करेंगे, तब तक तो मेरा समय ख़त्म था ना। तो मैं कहा ठीक है, नए डायरेक्टर आए, वो अभी से ही अपने मन लायक डॉक्टर सेलेक्ट करें। मलाल ये रह जाएगा कि यह जो एम्स के तर्ज पे जो सैलरी दी जा रही है उसका जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि उस तरह का काम नहीं हो रहा है। और मैं तो चाहूँगा कि सरकार पुनर्विचार करे कि क्यों नहीं उस सैलरी को घटा दिया जाए। जो प्रैक्टिस करते हैं उनको एनपीए क्यों दिया जाए। हमने सुना है लोग 2-2 बजे रात तक प्रैक्टिस करते हैं। आपको मालूम है कोई डॉक्टर की? नहीं। आपकी जानकारी बताइए। नहीं, हमें नहीं जानकारी है, लेकिन लोग बोल देते हैं कोई है ऐसा क्या। हमें तो विश्वास नहीं होता है 2-2 बजे रात तक ऐसा कोई होगा। हमें तो लगता नहीं कि होगा कोई। तो आपकी जानकारी में तो जरूर होगा कि कौन। नहीं है ना, लोग बोल देते हैं तो विश्वास नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा है, इसका मतलब सबको मालूम है। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब चाहते नहीं है कि उस तरह का हो। एम्स में 99% डॉक्टर्स तो जरूर कह सकते हैं कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर एम्स के डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो रिम्स में ऐसा क्या नहीं हो सकता है, या कोई रिम्स में हो सकता है, रिम्स में हो सकता है। तो क्यों हो नहीं पाया अभी तक? नहीं, इसलिए कि वही तो बता रहे हैं, सरकार अगर चाहती तो पूरा इनका विजिलेंस विंग होता है, पुलिस में कोई विजिलेंस विंग होता है, यानी तो विजिलेंस सेक्शन होता होगा। पूरे विजिलेंस सेक्शन को 1 महीना लगा दीजिए, यहीं पर काम करे और यहीं के डॉक्टरों पर काम करे। 5-7 डॉक्टरों को सस्पेंड कीजिए और टर्मिनेट भी कीजिए, डिसमिस कीजिए, ठीक हो जाएगा। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना, सरकार की इच्छा। हाँ बिल्कुल। हम लोग ने ऐसा भी किया कि जो मरीज़ आते हैं और उनका ट्रीटमेंट होता है, तो आप कम से कम ये देखो कि मरीज़ को बाहर से कम दवा लाना पड़े। उसके लिए हमने सभी से कहा कि अगर कोई दवा स्टोर में नहीं है तो आप हमको सीधे एसएमएस कीजिए। तो एसएमएस कोई बहुत ज़्यादा तो आया नहीं, तो हमने लोगों को करीब 25 इंटर्न को हमने सीक्रेट सर्वे कराया कि सभी मरीजों के बेड पे जा कर के पूछो कि बाहर से कितनी दवा लानी पड़ी है और कौन कौन सी दवा लानी पड़ी है। जब हम लोगों ने उसकी लिस्ट तैयार की और स्टोर से मैच किया तो 80% दवाइयाँ जो लानी पड़ी है वो स्टोर में है, लेकिन या तो सिस्टर ने उसको इंडेंट नहीं किया, या डॉक्टर ने सिस्टर से पूछा नहीं कि वो दवा अस्पताल में है कि नहीं, सीधे लिख करके दे दिया पर्ची और जा कर के ले आया। तो हमने कहा अच्छा, आप मरीजों को शिक्षित करो, मरीजों को बोलो कि कोई भी दवा लाने के पहले
इमरजेंसी के पास जो फार्मेसी है रिम्स की, उसमें आप दिखा करके पूछ लो कि यहाँ अवेलेबल है कि नहीं, और उसमें कंप्यूटर में सब डाल दिया कि क्या क्या दवाइयाँ उपलब्ध है। और हमारा उसमें एक और भी पर्पस था, एक उद्देश्य था कि जो मरीज़ बाहर जा रहा है उसके प्रिस्क्रिप्शन का फ़ोटो ले लो तो पता तो चलेगा कि क्या दवाइयाँ नहीं है जो आ रही है। बता रहा हूँ मैं कि डॉक्टरों के एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, और मैं ये छिपाता नहीं हूँ, मैं पेपर में भी इस चीज़ को कई बार बोल चुका हूँ। अब बताइए, जब ये पहले लिखते थे इमीपेनम का उपलब्धि हमने करा दी स्टोर में, तो लिखना शुरू कर दिया मीरोपेनम की उपलब्धि हमने करा दी, तो लिखना शुरू कर दिया डोरीपेनम। हम लोगों ने पूछा कि भाई आप कहीं तो कुछ तो आप तरीका रखें कि भाई जो दवा आपको देनी है तो आप हमें बता दीजिए। वो लोग चेंज कर देते हैं, क्या कारण है वो आप लोग पता कीजिए, क्यों ऐसा करते हैं। तो मरीजों को दवा जो मिलनी चाहिए वो बाहर से लाना पड़ता है। तो हमने कहा बाहर से लाना है तो चलो 2 फार्मेसी खुलवा दी। चलो एक आप जानते हैं जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री के नाम से, और एक अमृत फार्मेसी है, दोनों में कंसेशनल रेट से दवाइयाँ मिलेगी। लेकिन अगर डॉक्टर बोलेगा कि तुम उसी फार्मेसी से लेकर के आओ, तो क्या करेगा डायरेक्टर, बताइए। सर, आप कहते हैं कि जूनियर और सीनियर डॉक्टर में एक तरह का गठजोड़ है जो एक दूसरे को सेव करता है। कैसे आपको लगा ऐसा? कुछ कोई एविडेंस मिला या कुछ? नहीं, हम तो गए खुद, हम खुद गए एक बार, हम और डॉक्टर कश्यप गए एक ओपीडी में। वहाँ सीनियर डॉक्टर नहीं थे। मैंने पूछा भाई कहाँ हैं सीनियर डॉक्टर, कहाँ हैं? बोले हाँ अभी तो यहीं थे सर, अभी गए हैं, शायद वार्ड की तरफ गए होंगे। तो हम लोग वार्ड चले गए, उस डिपार्टमेंट के वार्ड में चले गए। वार्ड में गया, सिस्टर से पूछे वो डॉक्टर हैं, आए हैं, कहीं हैं? और नहीं सर इधर तो नहीं है, ओपीडी में होंगे। तो हमने कहा कि अब यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है। तो हम लोग समझ गए कि ये यहाँ नहीं है। तो जब बाहर निकल रहे थे तो हमारी गाड़ी के पास वो डॉक्टर खड़े थे, ठीक है। बोलते सर हम तो ओपीडी ये वार्ड में गए हुए थे, ड्रेसिंग देखना था एक मरीज़ का। मैं कहा ठीक है, तो हम तो वार्ड गए, वहाँ आप मिले नहीं। तब तक हम ओपीडी की तरफ चले आए थे, हमको बताया इन लोगों ने, तो हम यहाँ आ गए। अब आप बताइए कि अगर जूनियर डॉक्टर उनको फ़ोन नहीं किए होते, आपको पता है कि वो नहीं थे वहाँ वार्ड में। सिस्टर भी नहीं बोली कि इधर आए थे, कोई मरीज़ का ड्रेसिंग या कुछ ऐसा हो रहा था, सिस्टर बोली नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, वो तो नहीं उधर गए थे। तो कैसे उनको पता चला और हमारी गाड़ी के पास आया, आप बता सकते हैं? बताइए, किसने बताया उनको, किसने फ़ोन किया उनको? जूनियर डॉक्टरों ने फ़ोन किया कि अभी डायरेक्टर और एमएस आए थे तो वो ढूंढ रहे हैं। तो वो फट से जहाँ कहीं भी थे, जब तक हम लोग वार्ड में गए, हम लोगों को वार्ड में भेज दिया एक तरह से मिसगाइड करके, और वो तब तक आ करके खड़े हुए कि हम तो हैं। तो ये तो है, ठीक है। ये बोलने की बजाय जूनियर डॉक्टर कि ये नहीं है, चले गए हैं यहाँ से, वो बचाने की कोशिश की कि नहीं की? तो जब जूनियर डॉक्टर को बोलते हैं तुम वाइट कोट आप लोग क्यों नहीं पहनते हैं, ठीक है, तो वो नहीं पहनते। तो क्यों, जब सीनियर डॉक्टर अगर मैं भी तो रह चुका हूँ यूनिट का इंचार्ज जी, आप अभी तक रिम्स में पढ़े भी हैं, एम्स में हमारे डिपार्टमेंट में हमने ऐसी प्रथा बना दी थी। आज की तारीख में भी जाइएगा तो हमको विश्वास है कि सभी डॉक्टर वाइट कोट पहने हुए मिलेंगे, जूनियर भी और सीनियर भी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी। ये व्यवस्था बना दी है। और हमने बोल दिया था कि अगर कोई जूनियर डॉक्टर बिना वाइट कोट पहने आया तो मैं अनाउंस करके बोलता हूँ कि उसको पास नहीं होने दूंगा। मजाल है कोई ऐसा करेगा? कि मैं यहाँ आना चाहता था रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। तो रिसर्च में हमने एक तरह से 20 सूत्री कार्यक्रम करके 20 चीज़ें मैं गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन गिना दिए सर, गिना। लेकिन आप समझिए कि उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, यहाँ पर सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी नहीं थी, वो बना दिया। यहाँ संस्थान को होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का सर्टिफिकेट, तभी आपको ICMR या डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो आपको फंड्स देंगे। वो सर्टिफिकेट नहीं था, वो सर्टिफिकेट मंगवाया। उसके लिए रिसर्च एडवाइजरी कमेटी चेयर्ड बाय सम एमिनेंट नेशनल पर्सन। तो जो DHR डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के सेक्रेटरी थे डॉक्टर VM कटोच, उन्होंने एग्री किया, वो चेयर करते हैं उसको। ये सब हम लोगों ने बनाया, सब काम किया, पब्लिकेशन शुरू किए, फिर उस सर्टिफिकेट को हम लोग ऑब्टेन किए।
डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस लिए, और इंट्राम्यूरल रिसर्च जिसको बोलते हैं कि आप हमारा रिम्स ही फंड देगा और यहाँ के डॉक्टर रिसर्च करें, उसकी शुरुआत की, जो कि होना चाहिए था 2014 में कम से कम हो जाना चाहिए था जब लिखा गया है ये रेगुलेशन, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ था। एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च जो बाहर से आता है उसके लिए लोगों को प्रेरित किया, वो लोग लिखे और फंड्स आए भी। उस तरह के कई प्रोजेक्ट्स अब आ गए हैं, जो कुछ तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के हैं, कुछ ICMR का है, कुछ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का है। इसी तरह से PhD यहाँ नहीं होता था, PhD नहीं होता था तो हम लोगों ने PhD शुरू करवाया, और रिसर्च सब्जेक्ट का थोड़ा कम नॉलेज था, उसके लिए पूरा सीरीज जैसा आपने सुना होगा आज की 30 लेक्चर्स तो हम ही ने दिए हैं, और भी कई लोगों को, इंटरनेशनल लोगों को बुलाया, नेशनल लोगों को बुलाया, वर्कशॉप किया। इस तरह से कई ऐसी चीज़ें की गई कि लोग रिसर्च लिखना शुरू किए। अब 8 गुना रिसर्च प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है रिम्स की, और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ गई है। जो पहले छोटे मोटे और हम लोग कहते हैं प्रीडेटरी जर्नल्स, प्रीडेटरी मतलब लुटेरे जर्नल्स होते हैं, उसमें पब्लिश करते थे, वो अब बहुत सम्मानित जर्नल्स में पब्लिश कर रहे हैं, अपना भी गौरव बढ़ा रहे हैं, रिम्स का भी गौरव बढ़ा रहे हैं। इसलिए जो एक रिसर्च में हमारी उम्मीद थी, जितना मैं करना चाहता था, वो अचीव करके जा रहे हैं, उसका संतोष है। नई पारी के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं सर। हम लोग